हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज से हम लोग अपनी सोशल साइंस की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं और ये पहला चैप्टर है। मैं सारे चैप्टर्स के लिए गारंटी देता हूँ कि मैं हर एक चीज़ को कवर करूँगा, सभी पॉइंट। खासकर अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, DSSB, TGT, KVS, NVS, किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। इससे पहले जल्दी से आप ये जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है विनायक कोहली। मैं हूँ इस समय KVS में, केंद्रीय विद्यालय में, TGT SST और NVS एग्ज़ाम में मेरी रैंक 1 आई थी। मुझे 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आई होप कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूँ। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरा साथ देते हैं मेरी क्लास में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। आइए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्स। तो बच्चों, जब हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो रिसोर्स की डेफिनेशन जब आपको पेपर में लिखनी होगी या कोई MCQ इसका आएगा तो याद रखिएगा, रिसोर्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं। रिसोर्स के क्या कंपोनेंट्स हैं? रिसोर्स ऐसी कोई भी चीज़ है, इट इज़ एनीथिंग। क्या है? इट इज़ एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। बेटा ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट में हो दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई व्हाट ह्यूमन नीड्स। तो कोई भी हमारी इंसानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई चीज़ जो कि हमारे प्रकृति में अवेलेबल होती है, प्रकृति के अंदर सिर्फ प्रकृति नहीं है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ जाए वो बोलते हैं, उसे हम कहते हैं रिसोर्स। क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं हम लोग। तो रिसोर्स जो होती है उसके कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक याद करने हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। अरे भाई, आपके पास यूरेनियम तो है लेकिन यूरेनियम को यूज़ करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर वो रिसोर्स किस काम का? तो आपके पास जो रिसोर्स है उसको यूज़ करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके मोनाजाइट मोनाजाइट सैंड केरल के अंदर। मोनाजाइट सैंड के अंदर हमें न्यूक्लियर पावर का हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर के उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस समय टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है कि हम उसका पूरे तरीके से यूज़ कर पाएँ। ठीक है। इसी का एक बहुत ईजी एग्जाम्पल याद रखना जल्दी से। वाटर। हम कहते हैं ना पानी से गाड़ी चलाएंगे, तो उसके अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं बेटा। उसको हम लोग पेट्रोल वाली गाड़ियों से कंपेयर नहीं कर पा रहे अभी तक, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। दूसरी चीज़ है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी कि आपकी वो चीज़ सस्ती भी तो होनी चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कोई इतनी महंगी चीज़ बना दी, आम इंसान उसको खरीद ही नहीं पा रहा है। अब आप बताइए, 90% से ज़्यादा इंडियंस टेस्ला की गाड़ियों को नहीं खरीद सकते। ठीक है ना? बताओ मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सिर्फ 10% लोग हैं जो टेस्ला के महंगे वाली गाड़ियों को खरीद सकते हैं, उसकी EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ सस्ती होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। तीसरी चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। अरे भाई, कोई ऐसी चीज़ ना ले आना जो हमारे कल्चर में ही उसको गलत बोल दें। हम लोग उसको, आम लोग उसको पसंद ही ना करें, बिल्कुल एक्सेप्ट ही ना करें। ठीक है ना? ऐसी चीज़ बनाओ। अब अगर कोई आप ऐसी दवाई बनाने लग जाओ, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपके कोई ऐसे जानवर से लियो हो जिस जानवर को हम लोग पूजते हों, तो आप क्या उस दवाई को खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसा कोई रिसोर्स डेवलप करना चाहिए जो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो। तो 3 चीज़ हमने सीखी। रिसोर्स जो होता है वो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो एनवायरनमेंट में हो, जो इंसानों की नीड को सेटिस्फाई करे, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। इसका एग्जांपल हो गया लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। हाँ बिल्कुल बेटा, ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी ह्यूमन रिसोर्स हैं। क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स। आगे के चैप्टर्स में हम इसको थोड़ा डिटेल के अंदर जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो बेटा रिसोर्सेज को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड, भाई जाने कैसे कौन से रिसोर्स किस टाइप के हैं। अगर हमें ये जानना है कि कौन से रिसोर्स किस टाइप के हैं तो हम लोगों को उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं
4 मेन कैटेगरीज है इसमें। पहली है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्स कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन क्या है, उसको प्राप्त कहाँ से किया, हमें मिला कहाँ से। तो वो है सबसे पहले हम देखेंगे बायोटिक रिसोर्स। क्या देखेंगे? बायोटिक। बायोटिक के अंदर वर्ड देखो बायो, क्या है? बायो। बायो मतलब जिंदा। जिंदा कोई भी चीज़ अगर जिंदा है तो वो क्या है? वो बायो है। वो बायो है। अगर कोई चीज़ जिंदा है तो वो क्या है? वो बायो है। तो जो हमें बायोस्फीयर से मिले, जिसमें लाइफ हो, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ठीक है। दूसरे होते हैं ए बायोटिक रिसोर्स। जब भी हम किसी नाम के आगे ए लगाते थे, ए, तो इसका मतलब होता है कि वो हम उसको नेगेट कर रहे हैं। तो बायो मतलब जिंदा, और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। क्या होगा? नॉन लिविंग। इसके एग्जांपल हो गए रॉक, मेटल, मिनरल्स। तो हमने क्या जाना? पहली कैटेगरी हो गई ओरिजिन के बेसिस, भाई वो उसका ओरिजिन कहाँ से है, क्या वो कोई जिंदा चीज़ से आई है तो वो बायोटिक हो गई, और अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जो जिंदा नहीं है तो वो ए बायोटिक हो गई। ठीक है बेटा, चलो आगे पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि भाई वो यूज़ होने के बाद उसका क्या होगा, एग्जॉस्ट होने के बाद, क्या होने के बाद? एग्जॉस्ट होने के बाद उसका क्या होगा। ठीक है ना। तो इसमें दो कैटेगरीज आ जाएंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम क्या जानते हैं? जो रिन्यू हो सके, जो बार बार इस्तेमाल हो सके। क्या बोला मैंने? बार बार इस्तेमाल हो सके, रिन्यू हो सके, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। जो रिप्रोड्यूस हो सके नेचुरली, अपने आप बार बार रिन्यू हो सके। इसकी अनलिमिटेड सप्लाई होगी। कैसी होगी बेटा? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड सप्लाई होगी। की टर्म्स में बार बार बोल रहा हूँ, अनलिमिटेड सप्लाई है। जैसे सोलार, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, इनको आप बार बार, सोलार एनर्जी कभी ख़त्म होती है? नहीं। जो ख़त्म ना हो, याद रखना, जो ख़त्म ना हो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल। विंड एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, पानी जो है उसको हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, सोलार एनर्जी। अब हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल। मैंने क्या बोला? रिन्यूएबल मतलब जो बार बार इस्तेमाल करो, नॉन रिन्यूएबल जो एक बार इस्तेमाल करो। कितनी बार? एक बार, बस एक ही बार कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक ही बार होगा बेटा, एक बार। ठीक है ना। इसका लिमिटेड स्टॉक होता है, क्योंकि एक बार कर सकते हो तो लिमिटेड है। इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगती है, लाखों साल लग जाते हैं इसको बनने में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? रिसाइक्लेबल है तो मेटल्स, नॉन रिसाइक्लेबल है तो फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है ना बेटा, ध्यान में आप कहोगे सर मेटल्स रिसाइक्लेबल तो समझ नहीं आ रहे, तो नॉन रिन्यूएबल बोले था। बेटा मेटल्स एक ही बार यूज़ कर सकते हो आप मेटल को कंपेयर नहीं कर सकते आप सोलर एनर्जी से। आपने मेटल एक ही बार निकाला है, आप उसको रिसाइकल कर रहे हो। रिसाइकल करने का मतलब वो रिन्यू नहीं कर रहे आप उसको उसी मेटल को बार बार उसको साफ करके उसको दोबारा सीधा करके यूज़ कर रहे हो। ठीक है ना बेटा, इसलिए रिसाइक्लेबल क्या होगा? रिसाइक्लेबल रिन्यूएबल होगा। एक एमसीक्यू बनता है यहाँ पर बेटा, अगर अगर डिफिकल्ट एमसीक्यू पूछा तो। नॉन नॉन रिसाइक्लेबल क्या होगा? नॉन रिसाइक्लेबल होगा अपना फॉसिल फ्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अंदर हम क्या जानते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो सकते हैं। भाई ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब होता है उसको ओन कौन करता है। ओन मतलब किसके पास है, किसके पास है, उस रिसोर्स को रखता कौन है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स होगा प्राइवेटली, कि भाई मेरे अपना रिसोर्स है, मेरा रिसोर्स है, जैसे मेरा घर है, फार्म है, वेल है। होते हैं फिर कम्युनिटी रिसोर्स। तो पहले तो हो गए इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरे हो गए कम्युनिटी रिसोर्स, जिसमें सारे मेंबर्स कम्युनिटी के, यानी कि भाई पूरी की पूरी कम्युनिटी लोग मिलकर के उस रिसोर्स को जो है ओन करते हैं। जैसे पब्लिक पार्क्स, कोई ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया जहाँ पे घास वास चरने के लिए जानवर जाते हैं, बरियल ग्राउंड्स हो गए जहाँ पे शमशान वगैरह हो गए। कोई ऐसी जगह जो कम्युनिटी की है, जो पब्लिक है, उसको हम कम्युनिटी ओन बोलते हैं। तीसरा हो गया नेशनल रिसोर्स। क्या हो गया बेटा? नेशनल रिसोर्स। ये पूरे देश के होते हैं, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता, इस पर सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, क्योंकि सरकार कौन बनाते हैं? लोग बनाते हैं। इसमें कौन से रिसोर्स हो गए? जिसके पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक। हमारा देश है बेटा, भारत है, ठीक है ना, ये हमारा देश है। इसके आसपास का जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा ना, वो इंडिया का होगा। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हमारे देश का लैंड भी को मतलब देखा जाए तो वैसे गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। उसके अंदर रोड्स, रेलवेज, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे नेशन में आ जाती हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स किसकी बात करें? इंटरनेशनल रिसोर्स की। इंटरनेशनल यानी कि जो हमारे देश का नहीं है, जो बाहर के देशों का भी, किसके? बाहर के देशों का भी है। इसमें कौन इसको रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना। अब अगले हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, ये इंटरनेशनल वाला समझ लो भाई। जैसे यूएन, यूएन क्या करेगी? उसको कंट्रोल करेगी।
तो कोई हमारे देश का उस पर अधिकार नहीं है, सब देश मिलकर के उसके ऊपर अधिकार करते हैं। जैसे कि हाई सीज, कोई ऐसे समुद्र जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, हाई सीज। आगे आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। भाई उसमें कितना पोटेंशियल है, पहला हो गया पोटेंशियल रिसोर्स। कोई ऐसा रीजन जो कि अभी यूटिलाइज नहीं हो सकता, हुआ मतलब जैसे विंड और सोलर एनर्जी राजस्थान और गुजरात में। भाई राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी धूप है वहाँ पर, लेकिन क्या हम सारी धूप का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं। उसमें अभी पोटेंशियल है, क्या है उसमें? पोटेंशियल है, उसमें कुछ कर गुजरने की अभी इस समय हिम्मत है, लेकिन क्या हमने उसको यूज़ कर लिया? अभी हमने उसको यूज़ नहीं किया, यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो उसको जो फ्यूचर में हम यूज़ कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। अगले होते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं? जिनको ऑलरेडी हमने डेवलप कर लिया है, जिनको हम यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनके हमें क्वांटिटी और क्वालिटी ऑलरेडी पता है, वो रेडी टू यूज़। जैसे एग्जांपल कोल। कोल को तो भाई हम यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की माइंस में, ठीक है, झारखंड की माइंस के अंदर हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं हम इसे। फिर उसके बाद हो गया स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? मटीरियल्स अवेलेबल बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। वही वाली बात है कि अभी टेक्नोलॉजी हमारी इस समय डेवलप नहीं है। हमने याद करो कौन से ऐसे रिसोर्स है जिनके अंदर टेक्नोलॉजी की हमें अभी डेवलप नहीं है, लेकिन हम उसको फ्यूचर के अंदर करना चाहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? यस, आपने बिल्कुल सही बोला। हमने सबसे पहले उसको पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? कहाँ गया? बायोटिक, एबायोटिक। यस, ये देखो, जिनकी टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होती है, ठीक है ना, इसलिए हमने कहा था कि भाई उनकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन जिनकी टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, क्या हम उसको रिसोर्स बोल सकते हैं? नहीं, उसे रिसोर्स नहीं बोलते हैं, उसे स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे स्टॉक बोलते हैं। फिर रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व्स होते हैं जहाँ पर हमें पता है कि वो रिसोर्स को हम यूज़ तो कर सकते हैं हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से, लेकिन अभी हम उसे यूज़ कर नहीं रहे हैं। क्या बोला मैंने? हम उसे यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम उसे कर नहीं रहे हैं, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व में जैसे वाटर स्टोर्ड इन द डैम्स, डैम में जो पानी है उसको हम रिजर्व बोलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगी भाई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो सबसे पहले तो, ठीक है ना, देश में पैसा होना चाहिए तब हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और रिसोर्सेज के होने से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। दोनों चीज़ें बेटा, देश के पास पैसा होगा तो रिसोर्सेज को डेवलप कर सकेंगे, और रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के कारण, रिसोर्सेज के यूज़ के कारण हम और पैसा कमा सकते हैं भाई। सऊदी अरेबिया देखो आप, वो कंट्री यूएसए को देखो जो अपने ऑयल को बेच बेच करके अमीर बन जा रहे हैं, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, भाई लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं रिसोर्सेज, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को, तो सबसे पहले तो फास्ट डिप्लीशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? बहुत कम लोग उन रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लेंगे। जैसे कि रिच, अमीर लोग और अमीर बनते जाएंगे, गरीबों के पास उतना पैसा नहीं रहेगा। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आने का डर है बेटा। एक ही, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को एक ही कंट्री करता जा रहा है और फिर एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता जा रहा है, तो इकोलॉजी, हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा बेटा, एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, इकोलॉजी खराब हो जाएगी, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो जाएगा, सैंड लैंड डिग्रेडेशन होगा, ज़मीन खराब होगी बेटा। ज़मीन रिसोर्सेज के इतनी माइनिंग करने के कारण, पानी खराब होने के कारण, मिट्टी खराब होने के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है बेटा। किस चीज़ की ज़रूरत है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसको डेफिनेशन को रट्टा मार लो। रट्टा कैसे मारना? मैं करवाऊंगा बेटा, मैं करवाऊंगा, देखो ध्यान से सुनो। डेवलपमेंट जो अभी की नीड्स को पूरा करे, नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, विदाउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि जो अभी की नीड्स को पूरा करे और साथ ही साथ आगे आने वाली जनरेशन्स की भी ज़रूरतों को पूरा करे, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई ऐसी डेवलपमेंट जो आज की ज़रूरतें भी पूरी कर रही है और भविष्य की ज़रूरत भी पूरी कर सके, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन without compromising the ability of the future generation, without compromising the ability of the future generations, ठीक है। और इस कंसेप्ट को पहली बार ब्रंटलैंड कमीशन, किसने? ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 के अंदर पॉपुलराइज किया था, इसको फेमस किया था, इसको लेकर के आए थे। किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को। किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को पहली बार ब्रंटलैंड कमीशन लाया था 1987 में। अब नीड फॉर, अब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नीड? क्या भाई, ज़रूरत क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज का अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करेंगे तो उससे डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें कंजर्वेशन करनी है, रिसोर्स की क्या करनी है? कंजर्वेशन करनी है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है।
क्या करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इंटर जनरेशनल इक्विटी, कि भाई आज ऐसा नहीं कि भाई आज ही सारा दादाजी सब कुछ खा गए, ठीक है ना, और पोते के लिए कुछ बचा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के हम लोगों को अगर हम रिसोर्स को इस्तेमाल करें ना, तो भविष्य के लिए भी हम लोगों को ध्यान रखना है, फ्यूचर का भी ध्यान रखना है, इसलिए इंटर जनरेशनल इक्विटी। तो इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया ने प्लानिंग कैसे करी बेटा, हम अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो हमारे देश ने भी तो कुछ प्लानिंग करी होगी। हमारे देश ने ये देखा कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और हमारे रिसोर्सेज का बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई कहीं पर तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कहीं पर रिसोर्स हैं ही नहीं। अब आप सपोज़ आप दिल्ली में चले जाओ, आपको कोई माइंस मिलेंगे, आपको कोल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में आ जाओ, आपको इतने सारा कोल मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर जो रिसोर्सेज राजस्थान के अंदर है वो साउथ इंडिया में नहीं है, वो तो अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि भाई इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टोर हाउस, स्टोर हाउस, कि भाई रिसोर्सेज का स्टोर हाउस कहाँ है, रिसोर्सेज हैं कहाँ, हमें उसको जानना है, आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर विद टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, बेसिकली भाई टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, इसको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को तुम ऐसे लिख लो, डेवलप टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, उस रिसोर्स का कोई काम नहीं, उस चीज़ का कोई काम नहीं जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस्तेमाल करने के लिए यू नीड टेक्नोलॉजी, क्या चाहिए हमें, टेक्नोलॉजी चाहिए, इसीलिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। उस टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए, इंस्टीट्यूशंस जैसे भेल सेल, ठीक है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, अडानी अंबानी, वो क्या कर रही हैं, वो इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, भाई रिसोर्सेज की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, उनको हमें कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे मीट करना है, उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ इंटीग्रेट करो। देश में संसद के अंदर इसके ऊपर बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट के ऊपर रिसोर्सेज पर डिस्कशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इंडिया बिगेन सिस्टमेटिक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान आफ्टर 1947, हमने आज़ादी के बाद से बेटा हमारी रिसोर्स प्लानिंग के बारे में प्लानिंग कमीशन के अंदर हमने इसको शुरू कर दिया था। किस में शुरू कर दिया था, प्लानिंग कमीशन के अंदर हमने इसको शुरू कर दिया था। अब जल्दी से लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, लैंड एज रिसोर्स। भाई ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लैंड किस लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, हाउसेस के लिए, रोड एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए, पता है ना भाई, ज़मीन तो हम कितनी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग, लैंड यूज़ हमारा इफेक्ट होता है, ज़मीन का यूज़ किस लिए यूज़ होता है, पहला फिजिकल फैक्टर होता है, जैसे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का ही भाई पहाड़ है, समुद्र है, नदियाँ हैं, प्लेट्यू है, ठीक है ना, क्या चीज़ है आखिर, क्या क्या है, ज़मीन है कैसी, उस ज़मीन को हम बोलते हैं टोपोग्राफी। अगर ज़मीन दिखती कैसी है, ज़मीन का फिजिकल कैसा है, उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी, सॉइल कैसा है वहाँ का। दूसरा हो गया ह्यूमन फैक्टर, क्या हो गया बेटा, ह्यूमन फैक्टर, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप्ड है। टेक्नोलॉजी बेटा बार बार आएगा, इसको तुम पॉइंट को तो रट्टा ही मार लो, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें याद ही हो गया अब तो कि टेक्नोलॉजी बार बार इंपॉर्टेंट है। फिर लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया, हमारे देश में हम कैसे लैंड को यूज़ करते हैं, हम जंगलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कई सारा लैंड है जिसको कल्टीवेशन के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फैलो लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फैलो, खाली पड़ा है वो, खाली बिल्कुल फैलो लैंड है वो, ठीक है ना। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, भाई ज़मीन ऐसी वेस्ट पड़ी हुई है, ना वो कल्टीवेशन के लिए, ना कोई उस पर कुछ चारा खा रहा है, ऐसे ही, फिर फैलो लैंड तो मैंने आपको बता ही दिया, खैर, ठीक है ना। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मेरे ख्याल देखो बेटा, ये फैलो लैंड तो मैंने आपको बता दी, ये हो जाएगा लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है ना। एक हो गया हमारा खेती के लिए, एक हो गया जो खाली पड़ा है, एक हो गया खेती के लिए और एक हो गया खाली पड़ा है। फिर नेट सोन एरिया, भाई हमने कितनी ज़मीन को सो कर रखा है, हमने कितनी ज़मीन पे खेती कर रखी है। आप सर, आप बोलोगे, आप कहोगे सर ये तो अभी आपने बोला खेती वाला, अरे भाई उस ज़मीन पे खेती हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर तो खेती हो रही है तो वो हो गया नेट सोन एरिया, और अभी वो ज़मीन खेती के लिए अवेलेबल तो है लेकिन उस पर खेती अभी है नहीं, तो उसको हम बोलेंगे लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। और फैलो लैंड क्या होगा, जो एम ही खाली पड़ा है, ना उस पर खेती हो सकती है ना कर रहे हैं, और कोई प्लान भी नहीं है, वो फैलो है। अब समझ में आ गया, तो फॉरेस्ट, लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड, नेट सोन एरिया। अगला हम आ जाते हैं लैंड डिग्रेडेशन, भाई लैंड खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है, लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी खराब हो रही है। क्या खराब हो रही है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी खराब हो रही है, लैंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, खेती नहीं कर पा रहा है, कोई काम का नहीं बचा लैंड। क्यों, क्यों ज़मीन खराब क्यों हो गई, क्योंकि हमने पेड़ काट दिया, हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया। भाई जंगल काटने के कारण
पेड़ जो होते हैं ना, वो किसी पेड़ की रूट्स जो होती है बेटा, रूट्स वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स देती हैं। क्या देती हैं? न्यूट्रिएंट्स देती हैं। तो आपने पेड़ को अगर काट दिया तो ये मिट्टी जो है ना, ये ख़राब हो जाएगी, ये मिट्टी ख़राब हो जाएगी। ओवर ग्रेजिंग, भाई घास खा रही है गाय या घोड़े या कोई भी जानवर, वो इसको खींच खींच के खा रहे हैं, मिट्टी जो है ना नीचे की, वो मिट्टी ख़राब हो जाती है बिल्कुल। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, हमने खोद खोद करके मिट्टी को ख़राब कर दिया, पूरी मिट्टी ख़राब कर दी हमने खोद खोद करके। ओवर इरिगेशन, आप मिट्टी, ये सपोज ज़मीन है, आपने इसको पूरा पानी से भर दिया, ऐसे ही बेकार के अंदर पानी से भर दिया आपने इसको। ये तो खैर खून की नदी लग रही है, तो पता नहीं क्या ही बन गया ये, नीले से करना चाहिए था, खैर छोड़ो। तो यहाँ पर आपने वो पानी जो है ना, ओवर इरिगेशन आपने यहाँ पे कर दी। तो ये जो मिट्टी है ना बेटा, नीचे जो मिट्टी है, इसमें क्या होगा, इसके जो जब ये इवेपोरेट होगा ना ये पानी, सूरज जब इसको खींच लेगा, तो ये यहाँ पे नमक छोड़ देगा, सॉल्ट छोड़ देगा। तो इस कारण से ओवर इरिगेशन के कारण जो मिट्टी होती है वो सॉल्टी हो जाती है। कैसी हो जाती है? सॉल्टी हो जाती है, ख़राब हो जाती है वो मिट्टी। इसलिए ओवर इरिगेशन भी गलत है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, भाई अब ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं भाई कि हमारी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज़ कितना ज़्यादा ख़राब कर रही हैं हमारी ज़मीन को। कौन कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है? माइनिंग तो मैंने आपको बताया था, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तो आपको याद ही होगा अब तक कि भाई ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग हो रही है, यहाँ पे माइनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। ओवर इरिगेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल पंजाब हरियाणा के अंदर। भाई किसान जो हैं, मैं देखो किसानों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमारे कई बार हमसे गलती हो जाती है। और गलती भी क्या होती है, हम कई बार खेती करने के लिए हमें ज़रूरत भी होती है, हम पानी चला करके छोड़ देते हैं। उससे क्या है कि मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी उसमें फिर ना जब वो ऊपर उठती है, जब इवेपोरेशन होता है पानी का, तो पीछे नमक छोड़ देती है, तो जिस कारण से मिट्टी ख़राब हो जाती है। या फिर ओवर इरिगेशन होने के कारण ज़्यादा पानी के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स घुल करके नदियों में चले जाते हैं और मिट्टी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी बेटे, मैंने क्या बोला, वो ज़्यादा पानी होने के कारण मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते हैं, जिसके कारण वो नदी में चले जाते हैं और मिट्टी बेकार हो जाती है। मेजर्स टू कंट्रोल, डिफोरेस्टेशन हमने करी है तो अब एफोरेस्टेशन करो भाई, पेड़ों को लोग उगाओ, प्रॉपर इरिगेशन करो। इरिगेशन हमें क्या बोला, ओवर इरिगेशन करिए, कम इरिगेशन करो भाई, थोड़ा सा करो, प्रॉपर इरिगेशन करो। ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग है तो रेगुलेटेड ग्रेजिंग करो भाई। ऐसा नहीं कि भाई जानवर छोड़ दिए उसी ज़मीन के ऊपर, बेचारे खा खा मिट्टी ख़राब कर दी, ऐसा भी मत करो। और इंडस्ट्रियल वेस्ट आप डाल रहे हो तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करके डालो, ऐसा मत करो कि ऐसी डायरेक्ट ही डाल दी, उसको ट्रीट करके डालो। ठीक है भाई। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स, हम मिट्टी की बात कर लेते हैं थोड़ी। सॉइल अपर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर, और वो एक रेन्यूएबल रिसोर्स। बेटा सॉइल इज़ नॉट रेन्यूएबल, सॉइल एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि ध्यान रखना, सॉइल कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना, वो रेन्यूएबल है। अब आपको क्या लगेगा मिट्टी तो ख़राब हो जाती है, ख़राब तो हो जाती है बेटा, लेकिन हम उसको ठीक भी तो कर सकते हैं। तो इसीलिए वो रेन्यूएबल रिसोर्स है। टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, हज़ारों साल लग जाते हैं मिट्टी बनने के अंदर। एक चट्टान होती है ना बेटा, एक चट्टान है, उस चट्टान को टूट के मिट्टी बनने के अंदर हज़ारों साल लग जाते हैं। फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मैंने आपको बताई दिया अभी। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कैसे मिट्टी बनती, कैसे रिलीफ से। पहाड़ हैं अगर, तो जल्दी टूट करके यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना, पत्थर 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 टूट टूट करके नीचे जाएंगे, तो इसलिए उसको रिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आपका प्लेट्यू है, प्लेट्यू का जो रॉक है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड रॉक है, तो यहाँ मिट्टी देर से बनेगी। पहाड़ की मिट्टी जैसे लूज है, अगर सपोज एग्जाम्पल है आपका, लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, मिट्टी जल्दी बन गई। पेरेंट रॉक मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। क्लाइमेट, अच्छा सपोज ये रिलीफ का एक और एग्जाम्पल ले लो, प्लेन लैंड है, प्लेन लैंड है, यहाँ पे कोई चट्टान पड़ी है तो हज़ारों सालों तक पड़ी रहेगी, उसको मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सपोज़ यही समुद्र के किनारे है, कोई समुद्र के किनारे, और यहाँ पे समुद्र ने टकरा टकरा करके यहाँ पे उस चट्टान को तोड़ दिया। इसीलिए मैंने आपको बोला ना, रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चट्टान को तोड़ दिया और मिट्टी बन गई, इसीलिए रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट रॉक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई अगर सपोज रॉक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मिट्टी लेट बनेगी, और अगर कोई रॉक थोड़ी वीक है तो वो मिट्टी बहुत जल्दी बन जाएगी। ठीक है। क्लाइमेट मैंने आपको बताया, अगर तो गर्म क्लाइमेट है, बहुत गर्मी है राजस्थान की, तो रॉक जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है ना, धूप पड़ पड़ के जल्दी मिट्टी बन जाएगी। लेकिन अगर एनवायरनमेंट ही उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो रॉक धीरे धीरे टूटेगी। फिर वेजिटेशन, अगर सपोज़ कोई ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर पेड़ पौधे नहीं उगे हुए, बिल्कुल बेयर रॉक है, उसको टाइम लगेगा, ठीक है, मिट्टी बनने में। लेकिन अगर उसके ऊपर घास वास उगनी लग जाए, धीरे धीरे पेड़ वेड़ उग जाए उसके ऊपर, खैर चट्टान के ऊपर पेड़ कैसे उगेंगे, पहले तो धीरे धीरे उसके ऊपर पहले फंगस उगेगी, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे घास आएगी, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वेजिटेशन के कारण जल्दी से मिट्टी बननी शुरू हो जाएगी। टाइम टाइम तो आपको पता लगेगा, हज़ारों साल लगते हैं।
क्लासिफिकेशन तो ये याद रखना बेटा, रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम, ये फैक्टर्स हैं जिसके कारण सॉइल फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम सॉइल की भी बात कर लें, एल्यूवियल सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, राइस और वीट के लिए सूटेबल होता है। तो एल्यूवियल सॉइल कौन सा होता है? नॉर्थ इंडिया के अंदर जो हमें मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जो मिलता है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र हमारी बहती है ना बेटा, उन नदियों के अंदर जो हमें सॉइल मिलता है वो वो उसको हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। नदियों वाला सॉइल जो होता है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है। यहाँ पे चावल, वीट, शुगर केन, ये सारे क्रॉप्स बहुत ईजीली उगते हैं। ब्लैक सॉइल की अगर बात करूँ तो हमारे डेक्कन प्लेट्यू के अंदर हमें मिलेगा ये ब्लैक सॉइल जो है। इसका क्या फ़ायदा होता है? डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, आइडियल फॉर कॉटन, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कॉटन। कॉटन सुनते ही ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल सुनते ही कॉटन, ठीक है ना। रिटेन्स मॉइस्चर, बारिश हुई, मिट्टी ने उस पानी को पकड़ के रखा है कई टाइम तक, तभी इसके अंदर कॉटन उग पाती है, समझ में आया? क्योंकि कॉटन को ज़रूरत होती है ऐसी मिट्टी की जो पानी को होल्ड करके रख सकें। रेड एंड येलो सॉइल हो गया अपना, क्या हो गया? रेड एंड येलो सॉइल। कहाँ मिलता है बेटा? ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू के अंदर मिलेगा। ये हमारा फिर से मैं बात बना, भारत है हमारा, तो इसमें जो ये हमारा प्लेट्यू है ना बेटा, ये प्लेट्यू का ये वाले एरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स के अंदर, ओडिशा के कुछ रीजन में यहाँ पे मिलेगा रेड येलो सॉइल, और महाराष्ट्र के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इसका रेड कलर होता है आयरन कंटेंट के कारण। किसके साथ? आयरन कंटेंट, लोहा होता है इस मिट्टी के अंदर बेटा, लोहा। क्यों? जैसे ही पानी इसके अंदर गया तो जंग लगता है ना, जंग, जंग किसका होता है? लाल रंग का होता है, तो मिट्टी को जंग लग जाती है, इसलिए वो रेड हो जाती है। अब समझ में आया क्यों रेड होती है? क्योंकि वो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है वो आयरन, ठीक है ना, मिट्टी में जो आयरन होता है, इसलिए येलो सॉइल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेड सॉइल के अंदर। लेटरेट सॉइल की बात कर लेते हैं बेटा। लेटरेट सॉइल क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश वाले एरियाज हो गए, जहाँ बारिश पूरा टाइम हो जा रहा है, जैसे हमारे बेटा भारत का नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पार्ट हो गया और ये वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत बारिश होती है और वेस्टर्न घाट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए ये वाले एरिया के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल, बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये ज़रूरी होता है चाय कॉफ़ी के लिए, ये यहाँ पे उग जाती है, चाय कॉफ़ी उग जाती है। और फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है इस मिट्टी में। क्यों? क्योंकि बारिश हो करके ना इस मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। तो इस मिट्टी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते नहीं है, तो कुछ भी यूज़ करने के लिए इस मिट्टी को हमें क्या ज़रूरत होती है? फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगला एरिड सॉइल। एरिड सॉइल तो मतलब सूखा सॉइल, राजस्थान में मिलेगा। सैंडी होता है, सेलाइन होता है, नमक वाला होता है ये। इसमें ह्यूमस कंटेंट भी बहुत कम होता है बेटा। ह्यूमस क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल। क्या बोला मैंने? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है ना आपके प्लांट और एनिमल से जो भी आता है, एनिमल मर गए, उनके फिर वो स्किन का और वो बोन्स का वो जो बन गया, क्या ह्यूमस बन जाता है। फिर पत्ते वत्ते झड़ गए, उसका धीरे धीरे बहुत कई सालों के अंदर उसका ह्यूमस बन जाता है। वो मिट्टी के लिए अच्छा होता है, मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको पौष्टिक बनाता है। तो ये ह्यूमस जो होता है ना बेटा, ये ह्यूमस कम होता है किसके अंदर? सैंडी सॉइल के अंदर। फॉरेस्ट सॉइल की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट सॉइल ये माउंटेनियस रीजन्स के अंदर हमें मिल जाता है। किसमें? माउंटेन वाले रीजन के अंदर हमें फॉरेस्ट सॉइल मिल जाता है। और एल्टीट्यूड के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे सपोज ये कोई पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, एक बार दोबारा बना देता हूँ, पहाड़ थोड़ा सा ऐसा बन गया। ये देखो ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ में देखो बेटा बारिश होगी तो बारिश ये नीचे वाले रीजन में ज़्यादा होगी। तो ये नीचे वाले रीजन के अंदर फॉरेस्ट सॉइल थोड़ा ज़्यादा फर्टाइल होगा। बारिश जैसे जैसे कम होती जाएगी फॉरेस्ट सॉइल कम फर्टाइल होता जाएगा, यानी कि ऊपर बारिश कम होती है तो बर्फ़ होती है, तो यहाँ पे मिट्टी बहुत कम फर्टाइल होगी, ठीक है ना, लेकिन नीचे की मिट्टी अच्छी होगी, फर्टाइल होगी। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। सॉइल इरोजन की बात कर लेते हैं। अगर ऊपर की, जैसे हम लोगों को पता है, ये हमने बेड ये बना दी सॉइल की, हमने वो क्या बोलते हैं इसको यार, मेरे दिमाग से निकल गया, सॉइल प्रोफाइल बना दी बेटा। क्या बना दी हमने? सॉइल प्रोफाइल अगर हम लोग बना दें इसकी, तो आपको पता है कि सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो सॉइल सॉइल प्रोफाइल में सबसे नीचे क्या है? बेड रॉक है। क्या है? बेड रॉक। उसके बाद फिर क्या होती है? ये तो बेड रॉक हुई, ये पेरेंट रॉक गई। फिर ये टूटी टूटी रॉक्स होंगी, फिर उसके ऊपर क्या होगी? इस टाइप से अलग अलग टाइप की मिट्टी बनती जाएगी, बनती है, ग्रेवल वगैरह होगा, ऊपर जाएगा। फिर ये टॉप सॉइल, ठीक है ना, जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं टॉप सॉइल। इस टॉप सॉइल के ख़राब होने से मिट्टी ख़राब हो जाती है। गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है? देखो बेटा, ये है ज़मीन, इसके अंदर कोई नदियों, आपने क्या किया? पानी डाला, या कोई नदी इसके अंदर आई, बड़ी नदी है, और वो नदी की छोटी छोटी धाराएं निकल रही हैं, और वो क्या कर रही है? इस मिट्टी में ना गली क्रिएट कर रही हैं। गली क्रिकेट खेलते हो ना, गली क्रिकेट, इसमें गली इस क्रिकेट गली इसके अंदर बना रही हैं। इससे क्या होता है? मिट्टी ख़राब हो जाती है बेटा। फिर रनिंग वाटर कट्स डीप चैनल्स, ठीक है ना, तो यही जब पानी गिरता 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 तो बहुत डीप अंदर तक चैनल्स बना देगा, जिसको वो ख़राब कर देगा ज़मीन को। शीट इरोजन, पूरे का पूरा पानी आया, उसने बहा ही दिया, सब कुछ बहा दिया उसने, समझ में आया? फिर वाटर फ्लोज ओवर लार्ज एरियाज रिमूविंग थिन लेयर्स, मतलब ऊपर की मिट्टी को इसने हटा दिया गिरते हुए पानी। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स को जान लो। काउंटर प्लोइंग क्या होता है?
ये ज़मीन है, आपने ऐसे ऐसे प्लो किया आपने, इससे फ़ायदा क्या होगा? सपोज़ यहाँ से पानी आया या ऊपर से पानी गिर गया, तो अब क्या होगा? ये बच जाएगी मिट्टी। टेरेस फार्मिंग, पहाड़ है, आपने इसके ऊपर सीढ़ी नुमा खेत बना दिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स, एफॉरेस्टेशन, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारा सॉइल इरोजन होने से बच जाता है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखने हैं: रिसोर्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, एफॉरेस्टेशन। इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। आई होप आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो को देखने के बाद, और कुछ आपको ऐसा लगा हो कि हाँ भाई हमारी रिवीजन हो गई है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। इस चैप्टर को अच्छे से आपने रिवाइज़ कर लिया है, अपने एक बार नोट्स को रिवाइज़ कर लेना और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम्स करके आना बेटा। सारे आंसर्स को ठीक से लिख करके आना, पॉइंट वाइज लिख करके आना। और इसका पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स के अंदर लिख देना, तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।